हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम आईएएस प्रीलिम्स 2023 में इतिहास विषय के पाठ्यक्रम से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कमीशन निरंतर प्रश्नों का स्तर कठिन करता जा रहा है, किंतु अच्छी बात यह है कि आप लोग भी जोर शोर से मैदान में डटे हुए हैं और निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 का जो अंतिम परिणाम आया उससे यही प्रदर्शित होता है और आशा ये है कि आप लोग आगे और अच्छा प्रदर्शन, इसी प्रकार से अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। बच्चों, जैसा कि जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया होगा उन्हें पता होगा कि इतिहास विषय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, और जो लोग आगे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनको भी यह पता होना चाहिए कि इतिहास विषय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को कमीशन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, डिमांड को देखते हुए तैयारी करनी होती है। और बच्चों, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके कम समय में आप जो है बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तथ्यों पर भी आपकी मजबूत पकड़ हो। कुल मिला जुला कर पाठ्यक्रम पर मजबूत पकड़ रखने वाले बच्चे ही बेहतरीन परिणाम लेकर के आते हैं। आप लोगों को तैयारी के दौरान एक नई रणनीति अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि परंपरागत तरीके से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है बच्चों। आपकी योजना जितनी बेहतरीन होगी, आपका रिजल्ट उतना बेहतरीन होगा। तो कमीशन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आप रणनीति बनाएं और अपना बेहतर दें। आप इस बात से परिचित होंगे कि तैयारी के दौरान आप लोगों को, या मैं ऐसे कहूँ कि एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है तैयारी का। आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है बच्चों कि जैसे जैसे आप पाठ्यक्रम कवर करते जाते हैं आपकी समझ बढ़ती चली जाती है, आपका थॉट लेवल इंक्रीज होता है। और सिर्फ एक विषय का ही पाठ्यक्रम नहीं, आप पाएंगे कि सभी विषयों के पाठ्यक्रम को या सभी विषयों को एक दूसरे से लिंक करते हुए आप अपनी समझ को और बढ़ाते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाती है, आप पाते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार की बातों को आपको ध्यान में रख के चलना है। आईएएस प्रीलिम्स 2023 में इतिहास विषय से जो प्रश्न इस बार पूछे गए उसमें एक प्रश्न है, धान्यकटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। बच्चों, यहां पर बौद्ध केंद्र की बात की जा रही है। बौद्ध केंद्र, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म के लोगों में मतभेद हुआ और मतभेद के चलते बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। उसमें से एक शाखा थेरावाद अथवा स्थविरवाद और दूसरी शाखा महासांघिक अथवा सर्वास्तिवाद। तो यहां पर महासांघिक के बारे में प्रश्न किया गया है। यद्यपि आगे चल करके बौद्ध धर्म का फिर से विभाजन हुआ और दो शाखाओं में विभाजन हुआ, एक शाखा हीनयान और दूसरी शाखा महायान। तो यहां पर महासांघिकों की बात है और महासांघिकों के अधीन एक बौद्ध केंद्र की बात की गई है कि वह किस क्षेत्र में अवस्थित था। तो यहां पर बच्चों चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में अवस्थित था, तो विकल्प ए जो है इसमें सही है। जो दूसरा प्रश्न है वह है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, यह पहला विकल्प है। देखो बच्चों, बौद्ध धर्म की स्थापना उस समय हुई जिस समय भारत में कर्मकांड जो है बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिस समय जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। वैदिक काल, यदि आप ऋग वैदिक काल पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ऋग वैदिक काल में स्थिति काफी अच्छी थी। कर्मकांड पर बल नहीं दिया जाता था, यहां तक कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसी ही उसकी पहचान थी, जो वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि जो व्यक्ति विद्वान होता था उसे विद्वान कहा जाता था, जो व्यक्ति योद्धा होता था वो है योद्धा कहलाता, व्यापारी व्यापारी और श्रमिक श्रमिक। जो जैसा कार्य करता उसकी वही पहचान थी।
किंतु उत्तर वैदिक काल में आकर के जाति का आधार जन्म हो जाता है और फिर जो 4 जातियां जो है आती हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिनकी चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आगे चलकर के जाति व्यवस्था कठोर हो गई। अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होने लगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होने लगा। धीरे धीरे करके बच्चों भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ कई समस्याएं भी बढ़ गईं, यानी समस्याओं में भी वृद्धि हुई। कर्मकांडों को बल मिला, यज्ञ में बलि और मंत्रोच्चारण अनिवार्य कर दिया गया, लोगों की समस्याएं बढ़ गई, धर्म खर्चीला हो गया, धर्म कठिन हो गया। ऐसे में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म ने कर्मकांडों का विरोध कर दिया। बौद्ध धर्म ने ऐसी बहुत सी बातें की जो लोगों के लिए मानना, उस पर चलना बहुत ही आसान कार्य था। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की ओर लोग आकर्षित हुए। पर समझने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व वेदों से ही संबंधित उपनिषदों में कर्मकांडों का विरोध किया गया था, किंतु समस्या यह थी बच्चों की उपनिषद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए और जो कुछ लिखा गया उपनिषदों में वह जन जन तक पहुंचाया नहीं जा सका। गौतम बुद्ध वर्षा काल में एक स्थान पर ठहर जाते थे, इसके अतिरिक्त जो है गौतम बुद्ध लोगों के बीच में भ्रमण करते रहते थे और आम बोलचाल की भाषा में लोगों के सामने अपनी बातें रखते थे। इससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा प्रयोग करते थे गौतम बुद्ध, लोगों को बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती थी। गौतम बुद्ध ने उस समय पर जैसे बच्चों व्यापारी, क्योंकि यज्ञ में बलि दी जाती थी और पशुओं की बलि दी जाती थी, तो पशुओं के सहयोग से कृषि कार्य होता था। जाहिर सी बात है कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इससे असंतुष्ट होगा। अब वह जो बड़ा वर्ग है वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म और साथ ही साथ तत्कालीन समय में ही जैन धर्म, वैसे तो जैन धर्म की स्थापना काफी पहले हुई थी, किंतु महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और बड़ी संख्या में लोग जैन धर्म स्वीकार करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अहिंसा पर बल देते थे। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होगा। क्योंकि मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं तो समझने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म की ओर जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग आकर्षित हुआ। बौद्ध धर्म के समर्थकों की, मानने वालों की संख्या बढ़ गई। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो कुछ है उसमें से काफी कुछ ऐसा है बच्चों जो पहले से ही उपनिषदों में था, उपनिषदों में कहा गया था। बहुत कुछ ऐसा था जो आरंभ में, यदि वैदिक काल के आरंभ में आप देखेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं ऐसी थी धर्म की जो लोगों को आकर्षित करती थी, प्रभावित करती थी, जिन्होंने धर्म को सरल बनाया हुआ था। धर्म जो है वह कठिन कर्मकांड पर जब ज्यादा बल मिला है तो वह समय बाद का है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि बच्चों वेदों में, उपनिषदों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाद में आपको देखने को मिल जाएंगी, जैन और बौद्ध धर्म में भी देखने को मिल जाएंगी। यहां पर स्तूप शब्द जो है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ऐसा विकल्प भी दिया हुआ है। अच्छा, स्तूप जो है इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में है। स्तूप की, स्तूप का अर्थ है थूहा अथवा ढेर। स्तूप का अर्थ है थूहा अथवा ढेर, तो इसकी चर्चा ऋग्वेद में आई है। जाहिर सी बात है कि यह जो है मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है। दूसरी बात यह कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। देखो बच्चों, बौद्ध धर्म में आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो सोचने वाली बात है कि किसकी पूजा होती थी, तो प्रतीकों की पूजा होती थी। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, इसका प्रतीक था अश्व। गौतम बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जैसे आप कहीं जा रहे हों, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपको पेट्रोल भरवाना है, तो आप प्रतीक देख करके समझ जाते हैं कि यहां पेट्रोल पंप होगा। ऐसे ही प्रतीकों की पूजा की जाती थी। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पीपल वृक्ष प्रतीक था गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने का। अच्छा, एक बात और समझने की है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बच्चों बौद्ध धर्म के स्तूप बनवाए गए। बौद्ध धर्म स्तूप जो है, आप समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझने वाली बात यह है कि स्तूप जो है वो 4 प्रकार के स्तूप,
कुल 4 प्रकार के स्तूप। इसमें एक स्तूप है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप, इस स्तूप में बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखा गया। अच्छा, स्तूप के 8 अंग बताए गए हैं। इसमें से एक है मेधी, फिर इसके ऊपर अंड, फिर हर्मिका, फिर यष्टि, इसके ऊपर बच्चों छत्र, और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, ये रेलिंग बनी होती थी। रेलिंग, स्तूपों के चारों ओर रेलिंग बनाई गई थी। तो ये रेलिंग है और ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार, यहां पर बच्चों, यहां पर बुद्ध के अवशेष रखे गए। आरंभ में जो स्तूप बने हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और 8 लोगों को दे दिया गया। तो उनके जो अवशेष हैं बच्चों यहां पर रख करके स्तूप बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि स्तूप बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था के केंद्र बिंदु, इनकी पूजा होगी, यहां पर पहुंच करके लोग प्रार्थना करेंगे। तो जो स्तूप है ये 4 प्रकार के स्तूप। विकल्प कह रहा है कि आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तो जाहिर सी बात है कि अवशेषों का निक्षेपागार होता था। अच्छा, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। स्तूप 4 प्रकार के, एक तो हो गया शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभोगिक स्तूप। इसमें भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो कुछ यूज किया, जैसे उनका कमंडल, उनका भिक्षा पात्र, उनकी चटाई, उनको रखा गया। तो ये है पारिभोगिक स्तूप। इसके बाद है उद्देशित स्तूप। इसके अंतर्गत 4 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। एक स्तूप बना जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी। दूसरे स्तूप का निर्माण उस स्थान पर किया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि सारनाथ। तीसरे स्तूप का निर्माण किया गया जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि कुशीनारा। तो इस प्रकार से बच्चों भगवान बुद्ध से संबंधित 4 स्थलों पर, अच्छा, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया, और जहां पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया सारनाथ, वहां पर स्तूप बना, और जहां मृत्यु प्राप्त हुई कुशीनारा। कुल 4 स्थानों पर जो स्तूप बने हैं वो उद्देशिक स्तूप हैं। फिर है संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप, इसके अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प में दिया हुआ है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो यह विकल्प भी सही है। इसमें उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो सभी 3 तो है नहीं, केवल 2 कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई, पुंपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? बच्चों, भारत की समृद्धि विश्व के लोगों को प्राचीन काल से ही आकर्षित करती रही। भारत एक समृद्ध देश था और भारत में कई ऐसी वस्तुएं होती थीं जो विश्व के लोगों को प्रिय थीं। तो विश्व से बड़ी संख्या में व्यापारी उन वस्तुओं को लेने आते थे। भारत को लाभ प्राप्त होता था क्योंकि जो भारत में वस्तुएं लेने आता था वो सोने, चांदी यानी कि कीमती धातुएं देता था, बदले में वस्तुएं प्राप्त करता था। भारत धीरे धीरे करके सोने की चिड़िया बनता गया और समृद्ध होता गया। फिर भारत की समृद्धि ने आकर्षित किया लुटेरों को, भारत की समृद्धि ने आकर्षित किया साम्राज्य निर्माण करने वालों को। सब अपने अपने उद्देश्य के तहत भारत आते थे। जैसे महमूद गजनवी आया तो भारत को लूटने के उद्देश्य से आया, मोहम्मद गोरी आया तो साम्राज्य निर्माण करने के उद्देश्य से आया। तो भारत की समृद्धि विश्व के लोगों को आकर्षित करती थी और प्राचीन काल से ही आकर्षित करती रही।
जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि सिकंदर यूरोप से आया था और सिकंदर जब भारत तक पहुंचा है तो कई व्यापारिक मार्गों का ज्ञान हो गया लोगों को। यूरोप से भारत आने के कई मार्गों का ज्ञान हो गया। यूरोप में छोटे छोटे देश, जाहिर सी बात है कि वहां पर बहुत सी वस्तुएं नहीं होती थी, उत्पादन उस लेवल का नहीं था जैसा कि भारत में था। भारत में अनेक वस्तुएं होती थी और यूरोप के लोगों को बहुत प्रिय थी। प्राचीन काल में बच्चों एक राइटर था प्लिनी, उसकी बुक है नेचुरल हिस्ट्री। और प्राचीन काल में ही यूरोप में एक साम्राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम था। अच्छा, रोमन महिलाओं को भारत का रेशमी वस्त्र बहुत प्रिय था। रोम की महिलाएं भारत के रेशमी वस्त्रों की दीवानी थी। अब वे रेशमी वस्त्र लेती थीं, बदले में कीमती धातुएं देती थीं। देखो बच्चों, एक तो होता था वस्तु विनिमय, पर वस्तु विनिमय तब हो पाता था जब दो लोगों के पास ऐसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को प्रिय हैं। मेरे पास पेन है, आपके पास मोबाइल है, आपको मेरी पेन पसंद है, मुझे आपकी मोबाइल, तो हम लोग एक दूसरे को अपनी अपनी वस्तु दे देंगे। मैं आपको पेन देकर आपसे मोबाइल ले लूंगा और आप मुझे मोबाइल देकर मुझसे पेन ले रहे हैं, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। पर विचार करो कि यह पेन आपको पसंद है और आप के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्रिय हो, आपकी मोबाइल मुझे प्रिय नहीं है, तो आप मुझे क्या देंगे कि मैं आपको पेन दे दूं? तो ऐसे में कीमती धातुएं, यही एक विकल्प था कि कीमती धातु दे दो और जो चाहे वह वस्तु आप ले लो, यदि सामने वाला वह वस्तु बेचना चाहता है। तो भारत में आकर के लोग कीमती धातुएं देते थे। भारत के लोगों को कीमती धातुएं हमेशा प्रिय थी, अभी भी प्रिय हैं। तो भारत में आकर के लोग कीमती धातुएं देते थे। ऐसे में प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री में लिखता है कि रोम की महिलाएं भारत के रेशमी वस्त्रों की दीवानी हैं, वे रेशमी वस्त्रों के बदले कीमती धातुएं देती हैं। ऐसे में रोमन साम्राज्य से कीमती धातुएं, रोम से कीमती धातुएं भारत की ओर जा रही हैं और रोम को जाहिर सी बात है कि नुकसान हो रहा है। प्लिनी दुख व्यक्त करता है, उसने जो कुछ लिखा हुआ है वह उसका दुख है जो उसने व्यक्त किया। अब जाहिर सी बात है कि प्राचीन काल में यदि व्यापारिक संबंध कायम है रोमन साम्राज्य का भारत के साथ, यूरोप के लोगों का भारत के साथ, तो अभी भी देख लो बच्चों, व्यापार जो है, अच्छा आज की डेट में तो वायु मार्ग से भी हो जाएगा, प्लेन से वस्तुएं भेजी जा सकती हैं, ट्रेन से भी भेजी जा सकती हैं, स्थल मार्ग से होगा, जल मार्ग से भी होता है। जब वायु मार्ग से व्यापार नहीं होता था तो स्थल मार्ग से और जल मार्ग से अधिक व्यापार होता था, जल मार्ग से। अब जल मार्ग से व्यापार होता था तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, भारत को दो भागों में विभाजित कर दो, तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के राज्य आप देख लो और दक्षिण भारत के राज्य, तो कहां के राज्य समुद्र को टच करते हैं, वहां से समुद्री मार्ग जाएगा। तो दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर भारत के राज्यों में अगर बात की जाए तो पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल, ये पानी को टच करेगा। दक्षिण भारत के राज्य जो है वो समुद्र को टच करते हैं, तो वहां से समुद्री मार्ग जाता था और समुद्री मार्ग से भारत के लोग भी विश्व में जाते थे और विश्व के लोग भी भारत आते थे। ये जो स्थल आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो नाम यहां पर यूज किए गए हैं, ये पत्तन था, ये बंदरगाह था जिनके माध्यम से व्यापार होता था और ये प्राचीन काल में था। ये बंदरगाह तब थे बच्चों जब भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध कायम था, यूरोप के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध कायम था, बड़े स्तर पर व्यापार होता था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, व्यापार तो बाद में भी होता रहा और एक समय ऐसा आया कि यूरोप से भारत आने के व्यापारिक मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए गए जब मुस्लिम शासकों ने यूरोप के बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था। इसी के बाद वास्को डी गामा ने भारत आने का नया मार्ग तलाशा, तो ये तो बाद की बात है। प्राचीन काल में जो व्यापारिक संबंध कायम था तो इन बंदरगाहों से व्यापार होता था, व्यापारी आते और जाते थे। तो ये तीन के तीनों जो है पत्तन हैं, यानी कि बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता का यथावर्णित वट किरुत्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है? संगम साहित्य कहा जाता है बच्चों संगम काल जो है दक्षिण भारत के तीन राज्यों का इतिहास, चोल, चेर और पांड्य। तो इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो संगम काल पढ़ रहे होते हैं, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आप इसे पढ़ते हैं और संगम साहित्य जो है उससे संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
अब कई पुस्तकें हैं जो उस काल के बारे में जानकारी देती हैं। यहां पर एक प्रथा की चर्चा है, वट किरुतल। वट किरुतल तो बच्चों यह एक अनुष्ठान था, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन, अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। देखो भारत के लोग जब युद्ध करते थे तो ये सोच करके लड़ते थे कि विजय या वीरगति। भारत को छोड़ दिया जाए तो विश्व के लोग जब युद्ध करते थे तो सोच के लड़ते थे विजय, वीरगति नहीं। अगर लगे कि वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे तो उससे पहले ही मैदान छोड़कर भाग लो। भारत के लोग मैदान छोड़कर भागते नहीं थे, वो मरना पसंद करते, मैदान छोड़ना नहीं। तो ऐसे में क्या है कि यहां पर यदि कोई राजा पराजित हो गया तो पराजित होने के बाद वह आमरण अनशन करेगा, अनुष्ठान करके मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। ऐसा कई बार उत्तर भारत में भी शासकों ने किया है। जिस समय बच्चों महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकने का कार्य किया था तत्कालीन समय में, या मैं कहूं वर्तमान समय में जहां पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र के शासक थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। युद्ध में पराजित हो गए तो अग्नि जलाई और फिर उसी में बैठ करके उन्होंने क्या किया कि अपना शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा भारत में ही होता था। कहने का आशय यह है कि विश्व में आपको यह सब देखने को नहीं मिलेगा। आमरण अनशन, अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, तो इसमें विकल्प डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए, होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। उपरयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे? कौन कौन से राज्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुए थे? देखो बच्चों, जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आप उसमें सल्तनत काल पढ़ते हैं और सल्तनत काल में खिलजी वंश पढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने सिकंदर की चर्चा की थी। तो सिकंदर बनने का प्रयास कर रहा था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर। और सिकंदर बनने के लिए यानी कि विश्व विजेता बनने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी और बड़ी सेना खड़ी करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अच्छा, भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे, जो भारत में साम्राज्य निर्माण करना चाहते थे, उनको पता था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में विशाल जनसंख्या निवास करती थी, आज भी करती। उत्तर भारत में कृषि योग्य भूमि अधिक थी। तो बच्चों, जिस काल की बात मैं कर रहा हूं उस काल में राजा की आय का जो मुख्य साधन था वो कर था, टैक्स। और कर कौन देता था? तो कृषि कार्य करने वाले, नहीं व्यापारी भी देंगे लेकिन कृषि कार्य अधिक होता था, तो कृषि कार्य करने वाले कर देंगे। तो भारत में यदि कोई भी शासक उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित कर ले तो विचार करके देखो कि उसकी आय कितनी अधिक होगी और फिर उसकी सैन्य शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के शासक तो प्रयास करते ही रहे, विदेशी शासकों ने भी प्रयास किया है। बाबर उत्तर भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया, इससे पहले मोहम्मद गोरी। अच्छा, बाबर की बाद यदि बात की जाए तो अंग्रेज, इन्हें पता था कि उत्तर भारत पर कंट्रोल कर लो, आय बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद आप जो चाहो कर सकते हो। यदि साम्राज्य का विस्तार और करना चाहते हो तो दक्षिण भारत पर कब्जा कर लो, या विश्व विजेता भी बनना चाहते हो तो स्वप्न को साकार कर सकते हो। अच्छा, लगभग संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले जो शासक रहे हैं बच्चों, शासक जहां पर बैठता था वह क्षेत्र राजधानी। और आप विचार करके देखो कि भारत की राजधानी अधिकतर रही कहां है? आज दिल्ली है उत्तर भारत, कभी आगरा उत्तर भारत, कभी पाटलिपुत्र पटना और कभी कलकत्ता उत्तर भारत। तो ये उत्तर भारत की विशेषता है। आज की डेट में तो ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं, यातायात और संचार व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो क्या उत्तर भारत क्या दक्षिण भारत, जहां के लोग चाहें। अच्छा, कृषि के मामले में आज भी उत्तर भारत आगे, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने व्यापार करके डेवलपमेंट किया। तो आज की डेट में स्थिति अलग है। जिस समय की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर भारत के जो राज्य थे, उत्तर भारत के जो लोग थे, बड़े समृद्ध थे और यहां पर कब्जा करने वाला बहुत शक्तिशाली हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले उत्तर भारत पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, कठोर नियंत्रण, उत्तर भारत के लोगों से अधिक कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के दो शासक रहे हैं जिन्होंने
सबसे अधिक कर लिया लोगों से। अलाउद्दीन खिलजी तो 50% से लेकर 80% तक कर लेता था। कोई घर बनवाता है तो भी टैक्स लेता, पशु चराता है तो भी टैक्स लेता, घर ही कर, चराई कर। तो इस प्रकार का कार्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अच्छा, विश्व विजेता बनने का स्वप्न देख रहा था तो उत्तर भारत से आय बढ़ाया। फिर उसे पता था, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए या जितने भी मुस्लिम शासक हुए, अभी तक कोई दक्षिण भारत में नहीं गया था। चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ली जाए, महमूद गजनवी की, मोहम्मद गोरी की, या कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, या जलालुद्दीन खिलजी की, कोई भी दक्षिण भारत में नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि उत्तर भारत तो कई बार लूटा जा चुका है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी तक किसी ने ऐसी प्रतिभा नहीं दिखाई, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जाने से लाभ प्राप्त होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने दक्षिण भारत पर अटैक करना शुरू किया, और अलाउद्दीन खिलजी यह भी जानता था कि यातायात और संचार व्यवस्था के अभाव में उत्तर भारत में बैठकर दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन कार्य होगा। और पता चला कि भारत में ही उलझ गए नियंत्रण स्थापित करने के चक्कर में, तो फिर विश्व विजेता बनने का स्वप्न कैसे साकार होगा। इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत के राज्यों को लूटना, और लूटने के लिए इसने आक्रमण पर आक्रमण किया। बच्चों, इस व्यक्ति ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया था 1310 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं। 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर आक्रमण किया था। इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया था। यहां पर काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव। यादवों पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। यादवों पर भी यह व्यक्ति देवगिरी पर आक्रमण करता है, और देवगिरी में यादव वंश के शासक रामचंद्र देव रहा करते थे। रामचंद्र देव। पहली बार जब इसने आक्रमण किया है तो 1296 ईस्वी में, और आगे भी चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। तो जाहिर सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का काल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1310 ईस्वी, 1309 ईस्वी, 1296 ईस्वी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 13वीं सदी, 14वीं सदी की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर एक वंश है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश से ही संबंधित था जो है जयचंद। और आप जानते हैं जयचंद कब था? जब पृथ्वीराज चौहान थे। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो रहा था, और यह आक्रमण हुआ है बच्चों आपका 12वीं सदी में। ये लड़ाइयां 12वीं सदी में हुई हैं। तो ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी इस समय पर थे। 8वीं सदी से इनका कोई मतलब नहीं है, 8वीं शताब्दी ईस्वी से कोई मतलब नहीं है। तो विकल्प में केवल 1, केवल 2, केवल 3 और किसी ने नहीं। तो यहां पर किसी ने नहीं, किसी ने राज्य स्थापित नहीं किया था। अगला जो प्रश्न है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर बच्चों साहित्यिक कृतियां दी गई हैं और रचनाकार दिया गया है। लिखा हुआ है विल्हड़ और देवी चंद्रगुप्त। बच्चों विशाख दत्त नाम का एक लेखक हुआ, और इसकी कृतियां हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो जाहिर सी बात है कि विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्त या देवी चंद्रगुप्तम, विल्हड़ ने नहीं। तो ये गलत हो गया। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं यही आपको देखना है। हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी ने लिखा था, ये सही है। मिलिंद पन्हू नामक पुस्तक नागार्जुन अथवा नागसेन ने लिखा था, नागसेन ने, यह भी सही है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी ने लिखा है, यह भी सही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से केवल 3 सही है, केवल 1, केवल 2 नहीं, सभी 4 भी नहीं, केवल 3 सही है। अगला जो प्रश्न है वह है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? बच्चों, जिस समय कर्मकांड बहुत बढ़ गए, धर्म कठिन हो गया, जाति व्यवस्था कठोर हो गई, उसी समय पर
जैन धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार शुरू किया महावीर स्वामी ने, और बौद्ध धर्म की स्थापना की गौतम बुद्ध ने, और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये दो के दोनों स्वर्ग नरक जिस प्रकार की बातें हिंदू धर्म में थी या ब्राह्मण धर्म में थी, इसको नहीं मानते थे। ना जैन धर्म मानता था, ना बौद्ध धर्म। स्वर्ग नरक देवता ईश्वर इन सब में इनका कोई विश्वास नहीं था। हाँ, कर्म और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। कर्म और पुनर्जन्म, कर्म किया जाता है, पुनर्जन्म होता है, इसमें दोनों का विश्वास था। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जैन धर्म आत्मा को मानता था, लेकिन जैन धर्म का यह मानना था कि आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि पत्थर में आत्मा नहीं है, पत्थर में भी आत्मा है, जलधाराओं में भी आत्मा है, सब में आत्मा है। तो जैन धर्म इस बात को मानता था, और यही यहां पर लिखा हुआ है। तो यह जैन परंपरा किस संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो जैन परंपरा के लोग ऐसा मानते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया और दक्षिण भारत के राज्यों को लूटने का प्रयास किया, जिससे आय बढ़ जाए, फिर सैन्य शक्ति बढ़ जाए और वह सिकंदर बन सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो दक्षिण भारत के राज्यों को लूटा, लेकिन खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश में एक वंश का शासन स्थापित हुआ, और वह था तुगलक वंश। सल्तनत काल में खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश की स्थापना हुई, और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सल्तनत काल के सभी शासकों में सबसे विशाल था। उत्तर भारत के साथ साथ उसने दक्षिण भारत के राज्यों पर भी नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को ज्ञात था कि उत्तर भारत में रह करके दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि यातायात और संचार व्यवस्था का अभाव, आज जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं सोचा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा सोचा, और मोहम्मद बिन तुगलक को समस्या भी हुई। यानी अपने स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी सही था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह दक्षिण भारत के राज्यों पर लंबे समय तक नियंत्रण स्थापित नहीं रख पाया। यहां तक कि बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 1336 ईस्वी में दो हिंदू भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों को कुछ मुस्लिमों ने पकड़ करके इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। फिर बाद में फिर जो है दो ब्राह्मणों ने पकड़ करके फिर से इनको हिंदू बना दिया। तो ऐसे में क्या है कि ये इसके पश्चात साउथ इंडिया में जाकर के एक राज्य की स्थापना करते हैं। यह राज्य था विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो संगम वंश की स्थापना हुई, और संगम वंश के ही शासक थे हरिहर, बुक्का और भी कई सारे शासक थे। देवराय प्रथम भी इसी वंश का शासक था। विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है संगम वंश, सालुग वंश, तुलुग वंश। आप लोगों ने कृष्णदेवराय का नाम सुना होगा, कृष्णदेवराय से परिचित होंगे आप लोग। कृष्णदेवराय तुलुग वंश के शासक थे, और इसके बाद जिस वंश ने शासन किया वह था आरवीडू वंश। जैसा कि मैंने कहा कि देवराय प्रथम का संबंध संगम वंश से है, और ये देवराय प्रथम हैं जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया, और फिर वहां से राजधानी तक कई किलोमीटर एक लंबी नहर बनवाई। उद्देश्य क्या रहा होगा? जाहिर सी बात है कि कृषि कार्य को प्रोत्साहन, नहरों के माध्यम से क्या होगा? तो सिंचाई होगी, और इस उद्देश्य के तहत जो है यह कार्य देवराय प्रथम द्वारा किया गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों की सुपुर्द किया था? बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि एक समय
यूरोप से भारत आने के जो व्यापारिक मार्ग थे उनको मुस्लिम शक्तियों ने रोक दिया, वो मार्ग अवरुद्ध हो गए। अब भारत से वस्तुएं यूरोप जाती थी, व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए, तो भारत की वस्तुएं यूरोप में पहुंचना कठिन कार्य। और जब किसी भी वस्तु की कमी पड़ती है कहीं पर भी, तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है कि भारत की वस्तुएं यूरोप में बहुत महंगे दामों में बिकने लग गई और यूरोप के लोग भारत आने के लिए नया मार्ग तलाश करने लग गए। और इसी क्रम में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसने एक नए मार्ग की तलाश की और भारत से जो वस्तु लेकर के गया है वास्को डी गामा, उसे बेचकर उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ बहुत अधिक है। अब बच्चों, पुर्तगाली इस जो लाभ उन्हें प्राप्त हुआ उसे कंटिन्यू रखना चाहते थे। तो भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वह व्यापार से लाभ प्राप्त करना शुरू करती है और साथ ही साथ पुर्तगालियों का उद्देश्य था कि व्यापार से उन्हें ही लाभ प्राप्त हो, किसी और को ना हो। क्योंकि समुद्री मार्ग से पुर्तगाली व्यापार करते थे, तो पुर्तगालियों का उद्देश्य था कि भारत में ऐसे व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर दी जाए जहां से हिंद महासागर की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। जैसा कि मैंने कहा, जो राज्य पानी को टच करते थे, समुद्र को टच करते थे, उन राज्यों में समुद्री जहाज से जाया जा सकता है। अब सोचो, यदि ऐसे राज्यों, संपूर्ण राज्य पर तो नहीं, लेकिन राज्य का वह क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है, तटीय भाग, यदि तटीय भाग पर किसी भी शक्ति का प्रभाव स्थापित हो जाए तो वह शक्ति किसी को भी भारत से बाहर जाने से, समुद्री मार्ग से रोक सकती है या किसी को भारत में घुसने से रोक सकती है। आज यदि भारत में कोई भी एंट्री करने का प्रयास करे और भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई आए, या जिसको भी चाहती है कि ये ना आए, हमारी नौसेना उसे रोक देगी, भारत में घुसने नहीं देगी। तो पुर्तगाली यही प्रयास कर रहे थे। आप मानचित्र उठा करके देखो तो दक्षिण भारत में यदि आप पश्चिम में देखोगे तो सबसे नीचे केरल राज्य है जो समुद्र को टच करता है। केरल के ऊपर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ये 5 राज्य पानी को टच करते हैं। पुर्तगालियों ने इन राज्यों में प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। तटीय क्षेत्रों में केरल में अपनी शक्ति बढ़ाई, आगे चलकर के गोवा पर कब्जा कर लिया और गोवा के जस्ट ऊपर, बच्चों देखो, इतिहास पढ़ते समय आपको मानचित्र का सहयोग लेना पड़ता है। मैंने कहा था कि आपको थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ता है। यदि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, यदि आप आईएएस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको अलग तरीका अपनाना पड़ता है, समझना पड़ता है कमीशन की डिमांड क्या है। तो मानचित्र के सहयोग से आपको इतिहास पढ़ना होगा। आप देखेंगे कि यदि कोई केरल में शक्तिशाली हो गया, फिर गोवा पर कब्जा कर लिया, गोवा में शक्तिशाली हो गया, विचार करके देखो महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में प्रभावशाली हो गया, ऐसे में समुद्री क्षेत्र पर उसका प्रभाव स्थापित होगा कि नहीं, वह जिसको चाहे समुद्री मार्ग से जाने दे और ना चाहे तो ना जाने दे। पुर्तगाली भारत में यही प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में बच्चों, पुर्तगालियों ने क्या किया, गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। यह उस समय की बात है, दरअसल जब पुर्तगाली दक्षिण भारत में आते हैं, इसको ऐसे समझें जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहां पर ये अफ्रीका, यूरोप, ये एशिया, यहां पर नीचे इंडिया। यूरोप से भारत आने का जो व्यापारिक मार्ग था बच्चों, वह अवरुद्ध हो गया था। यूरोप में सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे यहां पर पुर्तगाल। तो पुर्तगाली नए मार्ग से भारत आते हैं। वास्को डी गामा ने एक नए व्यापारिक मार्ग की तलाश कर दी। अब पुर्तगाली प्रयास कर रहे थे कि धीरे धीरे करके भारत में ऐसे व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की जाए जिससे हिंद महासागर की सामुद्रिक गतिविधियों पर, समुद्र में जो गतिविधियां हो रही थी उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। अब बच्चों, पुर्तगालियों ने ऐसा करना भी शुरू किया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। आगे 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया और फिर इसके आगे, जैसा कि आप देख पा रहे 1510, थोड़ा सा आगे बढ़िए, 16 वर्ष के पश्चात
1526 ईस्वी। देखिए दक्षिण भारत में एक शक्ति आकर के अपना प्रभाव बढ़ा रही है। इधर उत्तर भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में बाबर ने। भारत को एक साथ दो आक्रमण झेलना पड़ा था, दो साइड से आक्रमण झेलना पड़ा। वैसे तो भारत प्राकृतिक रूप से उत्तर की ओर से हिमालय द्वारा सुरक्षित, दक्षिण की ओर से हिंद महासागर द्वारा सुरक्षित, ईस्ट में म्यांमार तक अपना था, कोई समस्या नहीं। हम पर आक्रमण होता था तो उत्तर पश्चिम की ओर से अफगानिस्तान से होकर के भारत में लोग घुस जाते थे। पर अभी देखिए दक्षिण भारत से एक शक्ति आ चुकी है और दक्षिण भारत में प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसी समय थोड़े समय के पश्चात इधर उत्तर पश्चिम से आक्रमण करेगा बाबर। भारत दो साइड से आक्रमण झेल रहा है। अच्छा, उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर बाबर का प्रभाव स्थापित हो गया। बाबर की मृत्यु हुई, उसका पुत्र बना शासक हुमायूं। इसी समय की बात है बच्चों, गुजरात का एक शासक हुआ करता था, नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह। तो जब बाबर की मृत्यु हुई, इससे पूर्व बाबर ने राणा सांगा से युद्ध किया था। राजस्थान क्षेत्र के एक राज्य के शासक थे राणा सांगा। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है कि राणा सांगा की मृत्यु हुई तो राणा सांगा का जो राज्य है वहां समस्या है। एक छोटे से बच्चे की गार्जियन बनकर के शासन कर रही थी कर्णावती। बहादुर शाह को लगा, गुजरात के शासक को लगा कि मौका बहुत अच्छा है, राजस्थान में चल करके प्रतिभा दिखाते हैं। रानी कर्णावती ने, आपने कहानी सुनी होगी कि हुमायूं के पास राखी भेजी, बाबर के बेटे के पास, कि आप हमारे भाई हो गए, हमारी मदद करिए। हुमायूं ऐसा कर नहीं पाया था, हुमायूं ने ऐसा किया नहीं। यहां पर क्या हुआ कि बहादुर शाह ने अटैक किया, रानी कर्णावती जो है और बहुत सी महिलाएं जौहर करके मर गईं, बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ। बहादुर शाह को सफलता मिली, लेकिन हुमायूं गुजरात पर अटैक करता है। इसके बाद अब बहादुर शाह समस्या में था और बाबर के पुत्र हुमायूं से टक्कर लेना बहादुर शाह के बस की बात तो नहीं हो सकती। एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा था बाबर का, बाबर के पश्चात हुमायूं का। गुजरात पर आक्रमण हुआ तो ये जो बहादुर शाह है वह भयभीत था। और इस समय जैसा कि मैंने कहा कि तटीय भागों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे पुर्तगाली। एक अच्छी नौसेना थी उनके पास, बल्कि इतनी ताकतवर नौसेना थी बच्चों की उनके टक्कर की नौसेना विश्व में किसी के पास थी ही नहीं। नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी पुर्तगालियों ने। बल्कि थोड़े समय पूर्व ही 3 शक्तियों की संयुक्त नौसेना को पुर्तगालियों ने पराजित किया था और उसमें गुजरात की नौसेना भी थी। तो जाहिर सी बात है कि पुर्तगाली काफी शक्तिशाली, कम से कम नौसेना के मामले में। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों का सहयोग लेने का प्रयास किया और उनको कुछ क्षेत्र देने का वादा किया। और थोड़े समय के बाद ही ये जो पुर्तगाली हैं बच्चों, वो सालसेट, बेसिन, बंबई और दीव पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कुछ समय के पश्चात दमन पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन बहादुर शाह के संबंध पुर्तगालियों से खराब हुए और जो बहादुर शाह राजस्थान में जाकर के अपनी बहादुरी दिखा चुके थे बच्चों, उनके साथ क्या हुआ कि पुर्तगालियों से बातचीत चल रही थी, शिप पर गए हुए थे, मामला गंभीर हुआ, भाग खड़े हुए, भाग करके समुद्र में कूदे और जीवित बाहर नहीं आ सके, तो सारी बहादुरी वहीं पर समाप्त हो गई। ये बहादुर शाह हैं जिनके काल में पुर्तगालियों ने दीव पर अपना कब्जा किया था। तो ये है बहादुर शाह। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? देखो बच्चों, यूरोप की कंपनियां भारत में आकर के व्यापार कर रही थी। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और प्राचीन काल में भी यूरोप के लोगों के सामने समस्या थी। वो दुखी थे इस बात को लेकर के, जो दूरदर्शी थे कि भारत में कीमती धातुएं देनी पड़ती हैं, बदले में वस्तुएं मिलती हैं। तो भारत में तो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, अब कीमती धातुओं की फसल तो तैयार होती नहीं, कीमती धातुएं समाप्त हो जाएंगी, भारत की वस्तुएं नहीं समाप्त होंगी। प्राचीन काल से ही यूरोप के बुद्धिमान लोग चिंतित थे। इस काल में बड़ी संख्या में कंपनियां आई, कंपनियां भी चिंतित थीं, देश के शासक भी चिंतित थे कि यूरोप की कीमती धातुएं भारत जा रही है।
तो कंपनी के लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि भारत के संसाधन से ही भारत की वस्तुएं प्राप्त होने लगे, हमें कीमती धातुएं ना देनी पड़े। और ऐसा सोचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजों ने बनियों का देश कहा जाता था, उन्हें पता था अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करना है। अच्छा, भारत में जैसा कि मैंने कहा, उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण, और मुगल शक्तिशाली। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शासक बना, अकबर के बाद जहांगीर, उसके पश्चात फिर शाहजहां, उसके पश्चात औरंगजेब, एक से बढ़कर एक ताकतवर शासक। और ऐसे शासकों के रहते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाल सकती थी कि भारत पर कब्जा कर लिया जाए। जब पुर्तगाली दक्षिण भारत पर प्रभाव स्थापित कर रहे थे, उसी समय मुगल आए। शुरू में मुगलों का फोकस उत्तर भारत पर था, तो साउथ में पुर्तगालियों को थोड़ा लाभ फिर भी प्राप्त हो गया। लेकिन जब मुगल साउथ इंडिया की ओर बढ़ेंगे, मुगलों की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो यह कार्य कठिन होगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चों कि मुगल शासक नाकारा होने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जितने मुगल शासक हुए, एक से बढ़कर एक नाकारा शासक, शक्तिहीन शासक। मुगल शासक कमजोर हुए तो विशाल साम्राज्य टूट करके बिखर गया और अंग्रेजों को अवसर मिल गया, और अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाया। विशाल मुगल साम्राज्य को पराजित करना कठिन कार्य था, छोटे छोटे राज्यों को पराजित करना आसान कार्य। और उस समय तो और आसान, जब छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ने में व्यस्त हों। पहले भी विदेशी लाभ उठाते रहे थे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच की लड़ाई का लाभ उठा लिया। आज अंग्रेज भारतीय राज्यों की लड़ाई का लाभ उठा रहे थे, बल्कि राज्यों में एक कोई शासक है और कोई उसको शासक पद से हटाकर शासक बनना चाहता है। उत्तराधिकार की समस्या रहती थी, अंग्रेजों ने उसमें हस्तक्षेप किया, राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर दिया, और अंग्रेजों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। और एक समय ऐसा आया बच्चों की अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत, एशिया से यूरोप की ओर जितनी वस्तुएं जाती थी, उसका लगभग 60% बंगाल से जाता था। तो बंगाल के लोगों को लाभ प्राप्त था, बंगाल समृद्ध होता गया, सबसे समृद्ध प्रांत था। तो बंगाल पर इनका प्रभाव स्थापित हुआ। और थोड़े समय के बाद ही बच्चों बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज विजयी हुए, इनका प्रभाव उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर स्थापित हो गया। और मैं आपसे कह चुका हूं, उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित हो तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत शक्तिशाली और बड़ी तेजी से शक्तिशाली होंगे, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। अंग्रेजों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा धीरे धीरे। इन्होंने क्या किया बच्चों कि बंगाल में गवर्नर को स्थापित किया। धीरे धीरे करके गवर्नर की शक्ति बढ़ी, भारत में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही थी। तो भारत में अंग्रेजों का 3 बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था प्रेसिडेंसी, बंगाल, बंबई, मद्रास। तीनों स्थानों पर अलग अलग गवर्नर होता था। मद्रास दक्षिण भारत, जाहिर सी बात है दक्षिण भारत से अंग्रेज मसाले का व्यापार करते थे। फिर बंबई समुद्र के किनारे और कपास उत्पादक क्षेत्र, तो सूती वस्त्रों के व्यापार में भी रुचि थी अंग्रेजों की। और बंगाल तो बंगाल था ही। एक समय ऐसा आया बच्चों कि बंगाल के गवर्नर के अधीन बंबई और मद्रास का गवर्नर भी कर दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। जो अंग्रेज कभी कीमती धातुएं लाकर भारत में देते थे, बदले में भारत की वस्तुएं प्राप्त करते थे। लाभ अंग्रेजों को भी था, लाभ भारत को भी था। वही अंग्रेज प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का खजाना प्राप्त कर लेते हैं, और बच्चों उसी खजाने से भारत में, दक्षिण भारत में जाकर, अन्य क्षेत्रों में जाकर वस्तुएं खरीदेंगे, या बंगाल से ही वस्तुएं खरीदे। बंगाल के राजा का खजाना पा गए, अब उसी खजाने से, उसी कीमती धातु से वस्तुएं खरीदेंगे। वस्तुएं ब्रिटेन लेकर के जाएंगे। विचार करके देखो, भारत का ही धन, भारत की ही वस्तु ब्रिटेन जा रही है, बदले में भारत को कुछ मिला? अब अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ लाभ प्राप्त हो रहा था और भारत को केवल हानि प्राप्त हो रही थी। धीरे धीरे करके ब्रिटेन समृद्ध होता चला जाएगा और भारत गरीब देश बनता चला जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ता चला जाएगा। अच्छा, भारत से इतना लाभ पहुंचा धीरे धीरे करके ब्रिटेन बच्चों कि ब्रिटेन का डेवलपमेंट होने लग गया। वहां पर आविष्कार हुए, नई नई मशीनें आई, मशीनों से उत्पादन का कार्य होने लग गया। एक समय जो अंग्रेज भारत से आकर के वस्तुएं ले जाते थे ब्रिटेन, आज वस्तुओं के उत्पादक बन गए और स्वयं वे वस्तुएं बेचने के लिए ब्रिटेन से बाहर निकलेंगे।
और उनको बाजार चाहिए था। अंग्रेजों ने भारत को बाजार बनाना चाहा, ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार। और ऐसे में क्योंकि ब्रिटेन में बहुत से उद्योगपति आ गए, बिजनेसमैन, कल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले व्यापार करती थी भारत के साथ, और भारत के व्यापार पर उसे एकाधिकार प्राप्त था, अकेले का अधिकार, मोनोपोली। आज ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में बड़ी संख्या में बिजनेसमैन लोग, सरकार पर दबाव डाला गया कि हम भी वस्तुएं बेचना चाहते हैं, भारत जाने की परमिशन दी जाए। 1813 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ बच्चों, और उस एक्ट के द्वारा भारत का बाजार अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। कोई भी अंग्रेज भारत में आकर वस्तुएं बेचे। चाय और चीन के व्यापार पर प्रतिबंध था। चाय का व्यापार मतलब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती, और चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बाकी कोई भी अंग्रेज भारत में आकर कोई वस्तु खरीदे या बेचे, भारत का बाजार ओपन कर दिया गया। और आगे चल करके क्या हुआ, अच्छा, क्योंकि अब भारत में वस्तुएं बेचनी है और संपूर्ण भारत को ये बाजार के रूप में देखना चाहेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार। तो जो अंग्रेज भारत में धीरे धीरे करके अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, पहले तो बच्चों ये युद्ध से परहेज भी करते थे कि युद्ध करने से खर्च बढ़ जाएगा, राज्यों के विलय से परहेज करते थे कि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, दायित्व बढ़ जाएगा, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उनको पेमेंट देना पड़ेगा, बचत प्रभावित होगी। जबकि भारत से ज्यादा लाभ लेकर के, टैक्स लेकर के, ये कीमती धातुएं लूट करके ये भारत की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे, ये युद्ध से परहेज करते थे। पर आज इनका उद्देश्य हो गया कि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों पर कब्जा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। एक तो मशीनों से वस्तुएं अपने आप उत्पादित होंगी नहीं, उसके लिए कच्चा माल चाहिए, और ब्रिटेन में कच्चा माल उतना नहीं था जितने की डिमांड थी, तो भारत से ले जाने का प्रयास किया गया। और भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाना था, तो भारत में रहकर ऐसे ऐसे कानूनों का निर्माण करना होगा जिससे अंग्रेजों को लाभ हो, भारतीयों को हानि हो। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा जब हो गया, तो बच्चों 1833 ईस्वी का अधिनियम आया, और उस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय का व्यापार भी, वो जो एकाधिकार प्राप्त था, वह भी समाप्त हुआ। साथ ही उसी अधिनियम के द्वारा विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहां पर प्रश्न है कि भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 का चार्टर एक्ट। जिस समय बच्चों अंग्रेज भारत में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे, अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे, लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, कीमती धातुएं दिए बिना ही भारत की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे, भारत के संसाधन से ही भारत की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे, अंग्रेजों को पता था कि भारत में रहकर यदि ब्रिटिश हित में कार्य करना है तो भारत के बारे में समझना होगा, भारत के अतीत के बारे में समझना होगा, भारत की संस्कृति के बारे में समझना होगा। यदि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत के अतीत, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं का ज्ञान होगा, तो वो भारत में रहकर ब्रिटिश हित में बेहतर कार्य कर सकेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत के अतीत को जानना शुरू किया, अन्वेषण शुरू किया गया, रिसर्च शुरू किया गया। आपने सुना होगा कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप, खोजने वाला टी फैंथलर, हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लाने वाले लोग अंग्रेज, जॉन मार्शल, एक समय अलेक्जेंडर कनिंघम गया था हड़प्पा क्षेत्र का दौरा करने। तो अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों कि भारत में पुरातात्विक उत्खनन कराना शुरू किया। यहां कुछ नाम दिए हुए हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस। देखो सारे प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जो कुछ आपको समझा रहा हूं उसको इस प्रकार से लिंक करके आगे बढ़ रहा हूं कि भले ही थोड़ा समय है, आप लोगों के सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं, उसका उत्तर बता रहा हूं, पर इस कम समय में भी मैं आपकी समझ को थोड़ा सा बढ़ा सकूं। और जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्हें आगे एग्जाम देना है, वो थोड़ा सा अपनी समझ को बढ़ा सकें, प्रश्नों का स्तर समझ सकें, और एक अच्छी रणनीति बना करके तैयारी कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो यहाँ पर क्या है कि ये किस गतिविधि से जुड़े थे, तो पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थल जिसके लिए जाना जाता है। एक स्थल है बेस नगर। देखो बच्चों, भारत में मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था।
प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। और शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में एक तक्षशिला का शासक था एंटियाकिल्स, और उसका राजदूत भारत आया था होलियोडोरस। और होलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, और वह किया था बेतनगर में। होलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन, वैष्णव धर्म से संबंधित। तो शैव गुफा मंदिर ये नहीं है। हाँ, भाजा जो है यहां पर, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, बौद्ध गुफा मंदिर यहां पर है। और सित्तनवासल तमिलनाडु में ये जैन गुफा मंदिर यहां पर है। तो 2 और 3 सही है, इसमें है केवल 2, बी ऑप्शन सही है। इसके पश्चात एक प्रश्न है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और 1905 ईस्वी में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि भारत को अंग्रेजों ने ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का बाजार बनाना शुरू किया। और आश्चर्य की बात कि एक समय जो भारत सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा निर्यातक था, अंग्रेजों ने ब्रिटेन में बने सूती वस्त्रों से भारत का बाजार भर दिया। इसीलिए आने वाले समय में महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीयों से अपील की थी, सूती वस्त्र मत पहनो। और स्वयं खादी, और उसमें भी बहुत कम जो है खादी पहन करके घूमते थे। इनको देख करके कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते। ब्रिटेन गए थे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने। एक नेता था फ्रैंको कैरो, उसने कहा ये नंगा फकीर कहां से आ गया। एक और लीडर था चर्चिल, उसने कहा नहीं, अर्ध नंगा फकीर है, कुछ तो पहना है। अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया। अब सोच करके देखो, ब्रिटेन के व्यापारियों को तो लाभ प्राप्त हो रहा था, भारत के व्यापारियों को, वे व्यापारी जो कभी वस्तुएं बनाकर बेचते थे विश्व में और कीमती धातुएं प्राप्त करते थे, जिससे भारत समृद्ध होता गया था, आज उन व्यापारियों की क्या स्थिति? बंगाल के हस्तशिल्पियों की हड्डियां बंगाल के मैदानों में बिखरी पड़ी थी बच्चों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक समय बंगाल के शिल्पियों के संबंध में यह बात की थी। तो ऐसा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके भारत के लोग इन बातों से परिचित हुए। आरंभ में तो नहीं समझ पाए कि कैसे अंग्रेज भारत से लाभ लेकर के ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं, भारत से धन की निकासी हो रही है। बाद में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। भारत के लोग जागरूक हुए। पहले लोग राज्यों में बटे थे, जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सारी बातें होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत में राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ने लग गया। लोग एकजुट होने लग गए। अंग्रेजों से सब त्रस्त थे और सब एकजुट होकर के ही अंग्रेजों को भगा सकते थे। एकजुटता बढ़ने लगी। लोग एकजुट ना हो, राष्ट्रवाद की भावना भारत में प्रबल ना हो, अंग्रेजों का पूरा जोर था। और इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए बंगाल का विभाजन किया। यद्यपि बताया गया था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जा रहा है, लेकिन किया गया था हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए। और आगे चल करके काफी हद तक अंग्रेज सफल भी होते हैं। राष्ट्रवादी बंगाल के विभाजन से आहत होते हैं बच्चों। और उसी समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था। स्वदेशी मतलब भारत देश की अपने लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं खरीदना है, उसी को यूज करना है। बहिष्कार का मतलब है कि ब्रिटेन की जो वस्तुएं भारत में आ रही थी उनका बहिष्कार करना है। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों को बहुत हानि पहुंचती, या जो हो रहा था इससे अंग्रेजों को बहुत हानि पहुंचाई जा रही थी, पहुंचाई भी गई। 7 अगस्त को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया। नारा दिया जा रहा था, बनर्जी तुम झुको नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। बिल्कुल ऐसा किया गया है। और 1905 ईस्वी में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इसमें ए सही है, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 1 की सही व्याख्या है। तो ये दो के दोनों जो है सही हैं, विकल्प ए सही है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।